गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं जो है आप लोग को क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, जिसमें जो है हम आज अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो में अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के अभ्यास प्रश्न के 11वें क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, वो दिया है कि वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। देखो कह रहे हैं वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इनके समीकरण भी लिखिए बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए भी है संयोजन अपक्रिया क्या होता है, वियोजन अपक्रिया क्या होता है, बताए हैं। पर उससे एक और बार सुन लीजिए कि वियोजन अपक्रिया क्या होता है और संयोजन अपक्रिया क्या होता है, और इन दोनों को विपरीत क्यों बोला जाता है, एक दूसरे का एंटी क्यों बोला जाता है। वियोजन अपक्रिया का मतलब होता है बच्चों कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक जो होता है वह दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में विभक्त हो जाता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें वियोजन अपक्रिया की, तो मान लीजिए हमारे पास है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये किस अवस्था में पाया जाता है, सोलिड अवस्था में पाया जाता है। जब इसका वियोजन होता है, उष्मा के द्वारा वियोजन इसका होता है, तो बच्चों ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। वास्तव में किस अवस्था में पाया जाता है, सोलिड अवस्था में। ये किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में। तो अभी आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, ये अभिकारक का अणु है, ठीक है, अभिकारक है। और ये क्या है, ये उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है। तो बच्चों ये क्या है, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो आप इसमें देख रहे हैं जो एकल अभिकारक है वह दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो एक उत्पाद देख रहे हैं आप, दो उत्पादों में विभक्त हो जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं संयोजन अपक्रिया की। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाता है। अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, किस अवस्था में पाया जाता है, ये सोलिड अवस्था में पाया जाता है। और ये क्या करता है, जल के साथ क्रिया करता है, लिक्विड अवस्था में जल पाया जाता है ना। तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक अवशेष बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस अवस्था में होता है, एक्वस रूप में होता है, जलीय रूप में होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं ये क्या है, ये अभिकारक है, और ये क्या है, ये उत्पाद है। तो ये अभिकारक है और ये क्या है, ये उत्पाद है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है दो या दो से अधिक अभिकारक जो हैं वो संयुक्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। तो बोला क्या गया है, ये एक दूसरे के विपरीत क्यों हैं। तो आप देख रहे हैं एक अपक्रिया में क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, और एक अपक्रिया में क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। एक में जो है एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट जा रहा है, जबकि दूसरे में दोनों अभिकारक क्या हैं, दो अभिकारक मिल रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें एक दूसरे क्या, ये विपरीत है, और आपको डेफिनेशन में बताएगा तो ये विपरीत होगी। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण दीजिए जिसमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के क्या होते हैं, एवं विद्युत रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है या ऊर्जा क्या होता है, निकलता है। चलिए हमें ये बताना है। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 बोला गया है उसमें क्या क्या हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है,
क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखना है, हमें केवल समीकरण लिखना है जिसमें क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का होता है, और विद्युत के रूप में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो पहले हम उष्मा के रूप में देख लेते हैं। एग्जाम्पल, पहला समीकरण। तो पहला समीकरण है जिसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे मान लीजिए इससे पहले अभी हम पहले बताए इस पहले वाले में कि CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, किस अवस्था में होता है, ये सॉलिड अवस्था में होता है। तो इसमें क्या होता है, उष्मा के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है, CaO में कन्वर्ट होता है, जो कि सॉलिड अवस्था में होता है। दूसरा किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में होता है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं इसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक का अणु है, और ये उत्पाद है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सॉलिड अवस्था में, ये गैस अवस्था। अब ये पहला उष्मा वाला हो गया। अब बोल रहे प्रकाश के रूप में, तो पहला समीकरण ये हो गया। अब दूसरे समीकरण की बात कर लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए AgCl है, AgCl, और ये किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश के रूप में बच्चों क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, Ag मिलेगा सॉलिड अवस्था में, और क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा किस अवस्था में, या क्लोरीन मिलेगा गैस अवस्था में। अभी आप देख रहे हैं यहाँ 2 क्लोरीन हो जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 2 हो जा रहा है, 2 हो गया। तो पहला समीकरण ये हो गया जिसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, दूसरा प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, और तीसरा समीकरण इसमें क्या होगा, तीसरे में बोला गया है विद्युत के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किस रूप में, विद्युत रूप में। मान लीजिए हमारे पास जल है, लिक्विड अवस्था में ये होता है, तो विद्युत रूप में कैसे होगा, देखो विद्युत रूप में, तो विद्युत रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे होगा, यहाँ पर ये होता है H2 जो कि गैस अवस्था में होता है, यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, O2 बनता है, ये भी किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में। तो यहाँ देखो O2 2 अणु है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन एक ही, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सब कुछ बैलेंस अवस्था में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला गया विस्थापन एवं द्विक विस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर होता है, इन अपक्रिया के लिए समीकरण भी लिखना है। तो हम क्या कहिए कि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको द्विक विस्थापन और विस्थापन दोनों चीज बताए हैं, पर एक बार इसमें वापस से बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन बोला गया है कि विस्थापन एवं द्विक विस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर होता है, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हम विस्थापन की बात कर लेते हैं। विस्थापन अपक्रिया और इसके समीकरण की बात करते हैं। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी अन्य तत्व को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एक और बार सुन लीजिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी अन्य तत्व को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये आयरन है, Fe मतलब आयरन है, आयरन है, और ये क्या कर रहा है, कापर सल्फेट के जलीय विलयन में से, कापर को क्या कर रहा है बच्चों, विस्थापित कर दे रहा है। कापर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कापर विस्थापित हो जाएगा और क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा एक्वस के रूप में, और कापर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये Fe है, आयरन है, और ये क्या कर रहा है, ये एक तत्व है जो कि किसी अन्य तत्व को उसके जलीय विलयन में से क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो आप देख रहे हैं आयरन जो है कापर को बाहर निकाल दिया है, निकला है कि नहीं निकला बाहर, तो ये आपका विस्थापन अपक्रिया हो गया। अब इसी में अगले इसी में बोले हैं कि द्विक विस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर है। तो द्विक विस्थापन क्या है, पहले द्विक विस्थापन की बात कर लेते हैं। द्विक विस्थापन बोला गया ना, हाँ ठीक है, द्विक विस्थापन। चलिए तो हम द्विक विस्थापन की बात कर लेते हैं। द्विक विस्थापन क्या होता है, ऐसी अपक्रिया, द्विक विस्थापन किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के जो अवयव होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, द्विक विस्थापन कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के अवयव जो हैं आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विक विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ये आपका Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है,
और ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपका प्रोडक्ट क्या बना रहा है, BaSO4 बना रहा है और क्या NaCl बना रहा है। बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ देखो 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 क्लोरीन हो गया, सोडियम भी बैलेंस है और यहाँ बेरियम सल्फेट सब कुछ बैलेंस अवस्था में। तो आपका ये विस्थापन हो गया, ये द्विविस्थापन हो गया। इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखो बेरियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड जो है बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। और बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि विस्थापन एवं द्विक विस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर होता है, इनके लिए समीकरण लिखना है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि इसमें क्या होता है, कोई एक अवयव किसी अन्य तत्व को या कोई एक तत्व किसी अन्य तत्व को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पर विस्थापन की बात की जा रही है, जबकि इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, आयनों का या अवयव का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है वो ध्यान सुनिए। आप लोग बुक सामने रखिए, उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए क्या करना है, अपक्रिया हमें लिख के दिखाना है। तो कह रहे हैं सिल्वर नाइट, देखो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, तो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3, तो आपका क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु से, ये कॉपर धातु आपका हो गया, तो कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो मतलब ये हो गया, ये कॉपर धातु क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को क्या कर रहा है बच्चों, विस्थापित कर दे रहा है। तो अब यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो CuNO3 का क्या होगा, होल ट्वाइस बनेगा और बाहर क्या निकलेगा, बाहर आपका निकल जाएगा Ag। अरे आप ध्यान से देखिए, AgNO3 है और ये कॉपर क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर दे रहा है। अगर सिल्वर विस्थापित होता है तो इस प्रकार से विस्थापित होगा। अभी आप देख रहे हैं NO3 2 अणु है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो ये तो आपका 2 अणु हो जाएगा, पर सिल्वर 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें भी। तो ये आपका पूरा क्रिया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके समझाना है। तो अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है अवक्षेपण अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें आबिले अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें आबिले अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल है K2SO4 है और ये क्या कर रहा है, BaCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, BaSO4 का एक अवक्षेप बना रहा है और बाहर क्या निकल रहा है, KCl निकल रहा है 2 अणु, सब कुछ बैलेंस अवस्था में है। और क्वेश्चन क्या बोला गया, अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई आबिले अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। और इस इक्वेशन या इस अपक्रिया में आप देख रहे हैं बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप बन रहा है। ये क्या आपका, ये अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप। ये आपका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, ध्यान देखिए। कह रहे हैं ऑक्सीजन के योग, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पे निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के 2-2 क्या करना है, उदाहरण भी देना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों की बात किए हुए थे, अभी वापस से वही बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए क्या बोला गया है, उपचयन। और इसी उपचयन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो पहले हमें ऑक्सीकरण बताना है, ऑक्सीकरण। तो डेफिनेशन हम आपको क्या बताए थे ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पे हमें बताना है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें
किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व या ऑक्सीजन का योग होता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। एक और बार सुन लीजिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व या ऑक्सीजन का योग होता है, जुड़ता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये कार्बन है और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ संयोग इसका हो रहा है और क्या बना रहा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। या इसके अलावा कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व होता, उसका भी योग होता। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का भी योग होता। तो ये क्या कहलाता है? ये जो है ऑक्सीकरण या उपचयन का डेफिनेशन है और इसका एग्जाम्पल ये है। दो उदाहरण बोला गया, तो एक उदाहरण ये हो गया आपका, एक उदाहरण हम और बता देते हैं। देखो इसे मान लीजिए कॉपर है और ये क्या कर रहा है? इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर पूछा गया है। तो ऑक्सीजन का योग हमें कराना है केवल, तो ऑक्सीजन का योग करने पर क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी 2 कर देंगे, सब कुछ बराबर हो गया। तो ये आपका हो गया पहला उपचयन या ऑक्सीकरण हो गया। बात करते हैं अपचयन की। अपचयन तो हमें बताना है अपचयन क्या है। अपचयन ऑक्सीजन के योग का ह्रास के आधार पर हमें बताना है अपचयन क्या होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको अपचयन का डेफिनेशन भी बताए थे, एक और बार बता दे रहे हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व या ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास से होता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व या ऑक्सीजन का ह्रास से होता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसी अपक्रिया को अपचयन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का अगर रिएक्शन हम H2 से कराते हैं, तो H2 से कराने पर क्या होता है? यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कैसे? देखो यहाँ बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होगा? H2O बन जाएगा जल। तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ कि नहीं हुआ? देखो उत्पाद में ऑक्सीजन, यहाँ इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। चलो दूसरा, इसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, अगर इसमें H2 का योग करा देते हैं तो इसमें भी देखेंगे आप ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अर्थात क्या बनेगा? कॉपर बन जाएगा और क्या बन जाएगा? H2। तो आप देख रहे हैं कॉपर है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं एक भूरे रंग का तत्व, पहले इसको हटा देते हैं, बता। इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स, देखो एक क्या है? भूरे रंग का, भूरे रंग का चमकदार तत्व, चमकदार तत्व क्या है? यक्स है। तो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो उस तत्व का नाम बताना है, उस तत्व यक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। कहने का मतलब ये हो गया है एक भूरे रंग का तत्व है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करता है तो एक क्या बनाता है? एक काले रंग का उत्पाद बनाता है। काले रंग का क्या बनाता है? काले रंग का क्या बनाता है बच्चों? उत्पाद बनाता है। तो काले रंग का हो जाता है। तो हमें क्या बताना है? इस काले रंग का तत्व बताना है क्या बन रहा है, और इस यक्स को बताना है क्या बन रहा है। तो चलिए आप देखते हैं, यहाँ जो यक्स है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और क्या बन रहा है? काले रंग का तत्व बन रहा है। क्या बन रहा है? काले रंग का तत्व बन रहा है। तो हमें बताना है यहाँ पर क्या बन रहा है, ऐसा क्या बन रहा है यहाँ पर, हमें वो बताना है। यहाँ पर क्या बन रहा है वो बताना है, और हमें यहाँ क्या था वो बताना है। तो यहाँ पर जो आपका है वो कॉपर है, वो क्या करता है? O2 से रिएक्शन करता है बच्चों, और क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। तो जो भूरे रंग का चमकदार तत्व है वो क्या है? वो कॉपर है। ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन हो रहा है, और जो काले रंग का प्रोडक्ट बन रहा है वो कॉपर ऑक्साइड है। अब बैलेंस ही बराबर कर लेते हैं। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ जब 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, पर यहाँ कॉपर 2 हो गया, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? 2 से गुणा करा देंगे। 2 से गुणा करने पर यहाँ भी कॉपर 2 हो गया। तो सब कुछ बैलेंस अवस्था में होगा, तो ये रिएक्शन आपका होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, 18 क्वेश्चन में कह रहे हैं लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हम आपको बताएं संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिका क्या होता है, तो उसमें आप देख लीजिएगा जाके। और उसके आगे वाले क्वेश्चन में भी बोला है कि तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, तो ये भी हम बता चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देखिएगा जहाँ पे आपके विकृत गंधिका और संक्षारण मिल जाएगा। अच्छा, अगले वाले में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। मतलब संक्षारण और विकृत गंधिका पूछा गया है। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम आपको बताए हैं संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिका क्या होता है, उसको हम डीप में बताए हुए हैं। तो आप जाके इससे पहले वाले वीडियो को देखिए और जहाँ पर आपको संक्षारण और जो है विकृत गंधिका आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। इसके आगे वाले पार्ट में जो है हम आगे वाले पार्ट में अगले चैप्टर की बात करेंगे।